अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। जनरल फैज़ के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ भी घेरा नाजरीन अब तंग हो रहा है। इस हवाले से अता तार साहब ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और ये किसी को इस मुल्क में इजाजत नहीं दी जा सकती कि एक सियासी लीडर ये तय करे और बाकी लोगों को साथ मिलाकर कलूजन के साथ, गठजोड़ के साथ इस मुल्क में तबाही फैलाने की कोशिश करे। हुकूमती वुज़रा का दावा है कि जनरल फैज़, इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का आपस में गठजोड़ था और आने वाले दिनों में एहतसाब का दायरा कार बढ़ेगा। आज हमने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से बराह रास्त रब्ता किया, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बैरून मुल्क वो बैठे हुए उन्होंने बयान किया और इसको नशर करने की भी इजाज़त दी। साकिब निसार का कहना था कि उनके हवाले से जो भी बातें हो रही हैं वो बिल्कुल, उन्होंने कहा, बकवास है और ये कहा कि उनका तो 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। जब उनसे उनके फैज़ हमीद से ताल्लुक़ के बारे में पूछा गया तो साकिब निसार का कहना था कि फैज़ हमीद उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा दैट ही हैज़ बीन वेरी सबमिसिव, यानी वो ताबेकार रहे हैं, जो जिसे कहते हैं कि वो ताबेदार रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या उनका रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद से कोई राब्ता रहा, तो साकिब निसार ने बताया कि जब वो 2022 की गर्मियों में स्वात अपनी फैमिली के साथ घूमने गए थे तो तब फैज़ हमीद ने उनको कॉल करके कहा था कि आप हमारे इलाके में आए हुए हैं तो हमारे साथ पेशावर में खाना खाएं। जिसके बाद वो अपने पूरे ख़ानदान समेत स्वात से वापसी पर पेशावर गए थे, जहां फैज़ हमीद ने उनको खाने पर मद्दू किया था। अपनी वतन वापसी से मुतल्लिक साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि वो 6 या 7 सितंबर को वापस आएंगे। अतातार की तरफ से की गई तनकीद पर साकिब निसार का कहना था कि वो इस प्रोपेगेंडा से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और वो हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज जो हैं वो अतातार साहब के लिए जो है इस्तेमाल किए, जो मैं समझती हूँ ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं टीवी पे इस्तेमाल करूँ। वो पाकिस्तानी मीडिया से भी कुछ नाराज़ नज़र आए और उनका कहना था कि उनका मीडिया ट्रायल ना किया जाए और अगर कोई इल्ज़ाम है तो उनको चार्जशीट किया जाए ताकि वो इन इल्ज़ामात को गलत साबित कर सके। जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मंतकी इंजाम क्या होगा नाजरीन, और अगर हुकूमत के पास जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह सबूत है तो इसको सामने क्यों नहीं ला रही। इस हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर अफनानुल्लाह को, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर है कौमी असम्बली और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेहर बानो कुरैशी साहिबा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह, आपकी जानिब, चूँकि आपके पास इस वक्त हुकूमत है, साकिब निसार साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि आप हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आपके पास कोई मुस्बत सबूत नहीं है। अगर मुस्बत सबूत होता तो मुझे आप चार्जशीट करें, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर चार्जशीट करने की ज़रूरत नहीं है। जजेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके तहत वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। इन्होंने ओपनली पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाई हैं। शेख रशीद साहब की कैंपेन चलाने पहुंच गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ फ़ैसले ऐसे दिए हैं जिसके अंदर से वाज़े तौर पे करप्शन की बू आती है। और एक तो नहीं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन जो इन्होंने हमारे हुकूमत गिराने के लिए साजिश की, जो झूठे फ़ैसले इन्होंने उसके लिए दिए, जो इन्होंने उसके हुकूमत चीफ जस्टिस बनने के बाद भी या कहते हैं कॉन्स्पिरेसीज़ की, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर बात बड़ी सीधी सी ये है कि आप इनका लाइफस्टाइल देख लें, इनका लंदन का घर देख लें, इनसे पूछें इनका लंदन वाला फ्लैट इनको किसने गिफ्ट किया है और इन्होंने उसके एवज उस जिस बंदे से ये लंदन वाला फ्लैट लिया उसके लिए क्या काम किया है। और जो लंदन में जिस गाड़ी पे घूम रहे हैं ये, वो गाड़ी का बता दें कितनी महंगी गाड़ी है, उनके उसके पैसे इनके बाद जजेस की तनख्वाह से कैसे पूरे किए। मगर देखिए ना, ये इल्जामात हैं, वो कहते हैं कि जी आप इल्जामात जितनी मर्जी लगाएं, मेरे खिलाफ जितनी मर्जी मीडिया ट्रायल करें, मगर आपके पास मुस्बत सबूत क्या है? आप कोई ठोस बात नहीं कर रहे। ठोस बात ही कर रहा हूँ ना, मैंने बता दिया। ये बताएं कि इन्होंने 2 सेनेटर जो थे हमारे, उन्हें खड़े खड़े
डिसमिस कर दिया था कि उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, और एक और बंदे को छोड़ दिया था उसी केस में। और उस बंदे से ये बताएं ना उन्होंने किस तरह क्या कहते हैं ये फैसले किए। मगर क्या फिर इनको ट्राई कैसे किया जाएगा सेनेटर साहब? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनको ट्राई करेगी या आप ट्रायल होगा? जी देखें, ये ट्रायल तो ज़ाहिर है इनका दो तरह से हो सकता है। एक तो ज़ाहिर है ये जो केस चल रहा है इसमें अगर ज़ाहिर एविडेंस मौजूद है तो वो एविडेंस ज़ाहिर नज़र आ जाएगा और फिर ज़ाहिर उसके साथ फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो है वो तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला रूट है जिसके तहत जो इनके जो कारनामे उसके उनको देखना जाना चाहिए। तो वो अब आने वाले दिनों में मामला सुलझेंगे तो वो फिर मामला आपको नज़र आ जाएगा क्या हो रहा है। अच्छा, शर्मिला फारूकी साहिबा, हमने देखा है कि इस वक्त जो हुकूमत है और साबिक जनरल, साबिक जजेस आमने सामने हैं, मगर फिर भी हुकूमत के पास अगर उनसे डिटेल्स मांगी जाएं तो इस वक्त तो नहीं है। तो ये जो मामलात हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? अगर साकिब निसार ने वाकई में जो जिस तरह सेनेटर अफनान कह रहे हैं कि उन्होंने किया है तो उनको ट्राई कहाँ किया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मातहत होंगे या आपको लगता है कि सिविल कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है? शर्मिला जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शुक्रिया मनीज़े जी। देखिए बात ये है कि जी आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके जी, देखिए पीपल्स पार्टी फर्मली बिलीव्स कि हर इंसान का अपने इदारे के तहत एहतसाब होना चाहिए। देखिए हर इदारे के अंदर काली भेड़ें होती हैं, हर इदारे के अंदर इश्यूज़ होते हैं। जहाँ तक साकिब निसार साहब का ताल्लुक़ है तो देखिए जुडिशरी को भी ये देखना चाहिए, जुडिशरी को भी अपने अंदर जो ऐसे लोग हैं या जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आखिरकार ये वो इदारा है जो हम सबको इंसाफ फराहम करता है ना। उस इदारे के में बैठे हुए लोग या उसके साबिक मेंबरान और उस फ्रेटर्निटी के लोग पे अगर कोई इल्ज़ाम है और एलिगेशंस हैं तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको देखना चाहिए। अगर एक रिटायर्ड जनरल को अरेस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो एक साबिक जज के खिलाफ भी होनी चाहिए अगर शवाहिद मौजूद हैं। देखें मैं ये नहीं कह रही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होनी चाहिए जो आपकी बात से मैं समझी, गिरफ्तार कर लें या मफरूजों के ऊपर कर लें, फौज के वाई नॉट होना चाहिए। देखें ना, every institution has a process of evaluation, right. It has a process of accountability, right. जिस तरीके से आपके पास नैब है सियासतदानों का ट्रायल करती है। अच्छा फ़ौज में देखें इस तरह नहीं होता। फ़ौज में जब तक इन्वेस्टिगेशन हो के सॉलिड एविडेंस नहीं मिलती वो हाथ नहीं डालते। अगर जनरल साहब को उठाया गया है, अरेस्ट किया गया है तो आफ्टर फुल प्रूफ एविडेंस और उसके साथ और भी लोगों के मगर ये अचंभे की बात है कि वो फुल प्रूफ एविडेंस जो है वो हुकूमत को नहीं पता कि वो क्या है एग्जैक्टली उनके खिलाफ। मतलब वेरी वाइड ब्रश स्ट्रोक्स बताते हैं कि जी उन्होंने जो है। देखिए जी मुझे नहीं पता, ये तो सेनेटर साहब बता सकते हैं। देखिए हाँ देखिए मैं मनीज़ा एक चीज़ बताऊं, काफ़ी अरसे से पिछले चंद एक हफ्ते से कयास आ रही हैं। हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी पे सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इस वक्त आप देखें कि सिवियर इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब सेनेटर साहब की मैंने पिछले दिनों बात सुनी, उन्होंने कहा कि तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है IT सेक्टर को अगर इसी तरीके से डिस्ट्रप्शंस रहीं। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग PMLN द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट की अपने इदारे मिनिस्ट्री से हमें कोई जवाब नहीं आता। हमें नहीं पता जी फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, नहीं हो रही है, हो गई है, कब तक होगी, अभी तक अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज देखे ना जी ये ट्रायल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या रहा है। शर्मिला साहिबा, आज इस्लामाबाद, सही कह रही हैं आप, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया है और हुकूमत को मद्दू किया कि जी आप बताएं कि फायरवॉल लग रहा है तो उसकी नौयत क्या है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आपकी जानिब आपके वालिद भी इस वक्त जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। मुझे पता है आपको लिमिटेड एक्सेस है अपने वालिद तक, मगर उनका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी, जब से जनरल फैज़ अहमद की गिरफ्तारी सामने आई है तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैं उनसे पूछ नहीं सकी कि हाउ ही इज सीइंग दिस। मगर मेरे कुछ सवाल हैं। मेरे ख्याल में जैसे अभी गुफ्तगू हुई, हुकूमत को खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जरूर कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पर, और अगर एक इदारा अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के तहत कोई एक्शन ले रहा है तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ रहा है कि
इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। तो अगर उस नौयत का केस है, श्योर, मगर हमें पहले पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में, जो कि टॉप सिटी का केस था, उसमें गिरफ्तारी हुई। अब हमें सुनने में आ रहा है कि शायद वो फौज के अंदर बगावत का उनके खिलाफ केस है, या फिर सुनने में आ रहा है कि उनके तहरीके इंसाफ के साथ और 9 मई के हवाले से कोई कंस्पिरेसी के हवाले से ताने बाने जुड़ते थे, तो वो सारा है। तो देयर इज नो क्लैरिटी कि उन्हें गिरफ्तार किस लिए किया गया है। खान साहब को यही खदशा है कि उनको गिरफ्तार इसीलिए किया गया है कि किसी तरह उनको 9 मई से जोड़ के तो खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया जाए। क्यों मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि जो आपकी बाकी अदालतें हैं वहां पर इनके पास शवाहिद हैं ही नहीं पेश करने के, और अब वो मजीद गिरफ्तारी डालने के उनके जो मौके हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आपने देखा आज तोशा खाना केस में भी एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया। ना ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन व्हाई? कि उनकी जो इनकासरेशन है, जो उनको जेर हिरासत रखना है बुशरा बीबी और इमरान खान को, उसका और कोई तरीका नहीं है। तो बार बार फर्क इश्यूज पे तोशा खाना के रेफरेंसेस दोबारा दायर होते हैं ताकि उसके अंदर रिमांड ली जाए और उनको जेल में रखा जाए, जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स की नफी है। तो इस सब में मिलिट्री कोर्ट में वो इसीलिए जाना चाहते हैं कि बंद अदालतों में, बंद कमरों में फैसले होंगे, ना आपको राइट टू काउंसिल होता है, ना वहां पे चार्जेस पता चलते हैं, और ना पता चलता है किसने क्या कहा, क्या किया। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि इसके ऊपर बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया है, और जब सेनेटर अफनान साहब अपोजिशन में थे तब उनकी पार्टी भी उठाती थी, मगर सेनेटर अफनान साहब जो हैं उनका ताल्लुक जो है बड़े कम लोग जानते हैं, मगर आईटी के सेक्टर से रहा है, इसलिए ये बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जिस तरह सेनेटर अफनान साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी कहा, आपके ही बयान का रेफरेंस दिया कि आपने कहा कि जी 3 बिलियन का नुकसान, $3 बिलियन का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत के पास नहीं है। फायरवॉल कौन लगा रहा है, किस नौयत की लगा रहा है, लग भी गई है कि नहीं लग रही, इसका सवाल आज ये अदालत पे किया गया, मगर हुकूमत के पास वो जवाब नहीं था। दूसरी तरफ जब आप भी बात करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता कि जनरल फैज़ को अगर हिरासत पे लिया गया है तो क्या बगावत के केस पे लिया गया है। तो जब आप कहते हैं ना गॉसिप बॉगरिंग ना करें, तो गॉसिप तो तब होती है जब हुकूमत ठोस बात आगे नहीं करती, तो फिर जाहिर है जो है रूमर्स जन्म लेते। तो क्यों नहीं आपकी हुकूमत जो है सर जोड़ के बैठती और कहती कि जी हम ट्रांसपेरेंट होते चले, हम ये बात करते, ये बात नहीं करते। देखिए, जहाँ तक मामला जनरल फैज़ का है उसके ऊपर तो क्लैरिटी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि जो ISPR की स्टेटमेंट थी उसमें 2 बातें थी। एक बात ये थी कि टॉप सिटी वाला केस है, और दूसरी बात ये थी कि पोस्ट रिटायरमेंट वो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है ऐसे मामलात में जिसमें वो रह नहीं सकते थे। रिक्वायरमेंट थी कि आप ज़रा 2 साल आपने जो है वो पूरे करने, मगर उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही है पॉलिटिकल इश्यूज़ में। तो ये 2 मामलात थे जो बड़े क्लियरली उसमें बताए गए, और उन्हीं के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ तक मामला आ गया इसका जो नुकसान है, मैंने जो कमेटी की IT एंड टेलीकॉम की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें मैंने ये कहा था कि $500 मिलियन जो है, $3 बिलियन हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स है, 3.3 बिलियन IT की पर एनम। उसके अंदर तकरीबन को $500 मिलियन जो है वो फ्रीलांस के बनते हैं एक अंदाज़ा के मुताबिक। तो ज़ाहिर है जो फ्रीलांस वाले जो लोग थे वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनकी डिलीवरियाँ होती हैं, उनके जो टाइमलाइंस उसमें, तो वो उस हिसाब से मैंने कहा था। अगर आप देखें, वैसे देखें तो तकरीबन हमारे को $10 मिलियन से $11 मिलियन पर डे की IT के एक्सपोर्ट्स है। मैं इसीलिए तो शर्मिला साहिबा भी ये सवाल कर रही हैं कि क्यों ये हो रहा है और इधर हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। आपका अपना मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर फायरवॉल के हवाले से? देखिए, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन जो है उसमें तो कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर मुल्क जो दुनिया में है, जो बड़े मुल्क हैं बिलखुसूस जिनके सिक्योरिटी के मामलात हैं, उन्होंने ये फायरवॉल्स इंस्टॉल की हुई हैं। बरतानिया में जो है वो GCHQ चलाता है इसको, अमेरिका में NSA चलाता है इस तरह की फायरवॉल्स, तो उसमें नहीं है कोई बुराई। लेकिन जो डिसरप्शन थी उसकी वजह से ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स हुई। मुझे खुद भी, मैंने बहुत सारी जगहों पे इसको हाईलाइट किया जी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है मामला।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें ये बताया गया था कि आने वाले दिनों में बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगा और काफ़ी हद तक अब रिजॉल्व हो चुका है। नहीं, मगर इसकी जद में क्या क्या होगा सेनेटर साहब, ये भी हम पूछेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या ये जो दायरा कार है जहाँ पे पहले जनरल फैज़ को हिरासत में लिया गया, अब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की बात हो रही है, क्या जो रिटायर्ड जनरल बाजवा हैं वो भी इस दायरे कार की जद में आएंगे कि नहीं आएंगे? इस पे हम सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो जनरल फैज़ को हिरासत में लिया गया है, तो अब ये सवाल किया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या जुर्म किए थे। उसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर आज 6 साल हो गए हैं। एक सहाफ़ी था जिसका नाम मुदस्सर नारू था और उसको गायब कर दिया गया था, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का वो शिकार हो गया था। आज जब 6 साल मुकम्मल हुए 20 अगस्त को, तो उसके बाप ने ये कहा कि मेरा जो बेटा है उसको गायब किया गया और जनरल फैज़ ने एक पैरेलल इंटर्नमेंट सेंटर्स चलाए हुए थे, और अगर ये हुक्मरान उसको माफ़ भी कर दे तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्या कहा मुदस्सर नारू के वालिद ने, आइए आपको दिखाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल फैज़ हमीद है जो आजकल जो कटहरे में आया हुआ है, ये उसकी सिर्फ उसने यही काम नहीं किया, उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपना पैरेलल जो उसने अपने सेंटर बनाए उसमें लोगों को उसने रखा हुआ था, उसने उन लोगों को, और हम उसको फैज़ हमीद को, कमर बाजवा को हम नहीं छोड़ेंगे। मियाँ साहब छोड़ दें, आप छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने बात की कि जी जो कुछ भी हो रहा है हुकूमत के अंदर वो वाज़े सामने नहीं आ रहा। अब आपने मुदस्सर नारू के वालिद की बात सुनी। अब जो भी ट्रायल होगा वो खुफिया होगा, तो जो लोग समझते हैं कि जी ये मेरा मुजरिम है, उनको कैसे फिर रियासत सेटिस्फाई करेगी कि जी जो उनके बच्चों के खिलाफ हुआ उसका भी खामियाजा अगले को भुगतना पड़ा, या दे आर ऑल्सो गेटिंग जस्टिस? देखिए जी, वी फर्मली बिलीव इन पीपल्स पार्टी कि ट्रायल शुड बी फ्री एंड फेयर। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू ट्रायल, और ट्रायल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नज़र आएँ। मिस जस्टिस या मिस कैरेज ऑफ ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब इशू ये है कि कुछ चीज़ें इन कैमरा होती हैं अपनी मर्ज़ी से, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होती हैं। हमें ये कभी समझ नहीं आई बात। अगर किसी पे इल्ज़ाम है, शवायद हैं, ट्रायल करें, सज़ा दें, जज़ा दें, फ़ैसला करें ना इधर या बीच में। अब बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं इस मुल्क में, सिर्फ सियासी नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो सालों साल अल्तवा का शिकार हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। देखें, एक इदारा जो इंसाफ देने का मजाज है, अगर उसके अंदर फिर आप देखें ना, साबिक चीफ जस्टिस कोई मतलब मामूली बात तो नहीं है ना कि उसके ऊपर अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो उन्होंने जो फैसले किए, जिन लोगों के ख़िलाफ़ किए, जिन लोगों के फेवर में किए, उन सब पे सवाल या निशान आ जाता है। हर इदारे के अंदर अपना एहतसाब का एक इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता। हम सुनते ज़रूर हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, फलां है, ये वो है। आप जब ये जज साहिबान बैठे होते हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे, हाजिर जज साहिबान हो, तो हम तो इनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहें तो कंटेम्प्ट लग जाता है। हम तो डरते हैं कि जी हम कुछ कहेंगे तो जी कंटेम्प्ट में हमें बुला लिया जाएगा, तो अगर 5 सेकंड के लिए भी कंटेम्प्ट में सजा हो गई तो हम तो हो गए डिस्क्वालीफाई। तो सियासतदान तो बेचारे हर जगह से पकड़े हुए हैं ना, मुकदमे भी अगर बनने उनके ऊपर बनने, बाकी तो हम किसी पे बात नहीं कर सकते। अब बात ये है कि इस मुल्क के अंदर खुदारा कोई सिस्टम बन जाए, कोई सुधार आ जाए कि कोई फ्री एंड फेयर ट्रायल तो हो ना। अच्छा, ये आपने बड़ी सियासी मुकदमात बनते हैं, सियासी सजाएं होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। आज़े वाली जी शर्मिला साहिबा, आपने ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। आज़े वाली जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे, मुकदमे ही नहीं चले। मगर देखिए शर्मिला साहिबा की जो ये सिस्टम है ना, दिस रॉट्स एट द बॉटम। आपने जो ये बात की कि कई मुकदमे आपकी पार्टी के खिलाफ चले और बल्कि जुडिशल कत्ल कहा जाता है भुट्टो साहब का, तो मेहरबानो साहिबा आज आप लोग कटहरे में खड़े हैं, किस किस्म का इंसाफ आप चाहेंगे, किस किस्म का एहतसाब आप चाहेंगे? चूँकि ये बार बार कहा जाता है गठजोड़ है जनरलों का और जजेस का जो सामने आ रहा है, तो आप किस किस्म का एहतसाब आपको मंजूर होगा पीटीआई को? मुनीज़े, मैं सिर्फ पीटीआई के तौर पे नहीं मगर एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कहना चाहती हूँ। आई थिंक इस मुल्क को
ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत की जरूरत है, चाहे वो इलेक्शंस में हो शफाफियत, चाहे वो आपके इदारों के किरदार में, उनके एक्शंस में हो या अदालतों में हो। जब तक शफाफियत निज़ाम में नहीं आएगी तो अफवाहें भी चलेंगी, कंस्पिरेसी थियरीज भी चलेंगी। अब क्योंकि हम अदालतों की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो अदालत में तो सबसे साकिब निसार साहब ने अगर इफ ही इज इन्वॉल्व्ड या मुलव्विज रहे हैं तो जरूर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होनी चाहिए है और उस इदारे को फिर अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए है। तो आप उनको डिफेंड नहीं करेंगी, ना जनरल फैज को, ना जनरल बाजवा को, ना साकिब निसार साहब? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस मुल्क में मुदाखलत होती रही है, अब इस बात से जो भी इनकारी बन जाए तो फिर वो शायद इस मुल्क में नहीं रहता। ये हमेशा से होती रही है, हमने हमेशा से देखी है, आज भी सियासी पार्टियों के जरिए भी होती रही है, जर्नलिस्ट के जरिए भी होती रही है। सब ऑल आई थिंक पिलर्स ऑफ द स्टेट एंड ऑल एक्टर्स ऑफ द स्टेट, एवरीबडी हैज बीन इन्वॉल्व्ड। इसीलिए ये निजाम इतने जोरों शोर से पाकिस्तान में चलता रहा है और इस बात से कोई ला ताल्लुक नहीं हो सकता। दीज आर जस्ट हार्श रियलिटीज, वी ऑल हैव टू फेस अप टू देम। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो बदलाव चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। फिर ये सिर्फ केसेस जो हैं ये कुछ फर्द तक महदूद रह के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आएंगे। अच्छा। तो अगर तो हम वाकई एक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो आर्मी में हो या वो जुडिशरी में हो या वो सियासत में हो। आर्मी में अगर हम जनरल फैज हमीद के खिलाफ वहां पर वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, बिल्कुल उनका इंटरनल मामला है, करें, मगर उसको फिर एक फर्द तक महदूद ना रखें। क्या मतलब? मुदाखलत तो बहुत अरसे से, क्या मतलब? देखिए जी, अगर आप कहते हैं कि सियासी मुदाखलत का उन पे केस है कि उन्होंने मुदाखलत की, तो फिर वो मुदाखलत तो पहले भी होती रही उनसे, उनके बाद भी हो रही है। जहां तक इनफोर्स डिसअपेरेंसेस का सवाल है, 4000 बंदा आज भी मिसिंग है। वो जनरल फैज हमीद से पहले भी उठाया गया, उनके दौर के दौरान भी, और आज भी लोग जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और लोगों को आज तक नहीं पता। अच्छा, you make a very important point, मेहरबानो साहिबा। लेट मी टेक दिस टू सेनेटर अफनान। जो ये बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि देखिए, क्या जनरल फैज से पहले मुदाखलत नहीं होती रही? क्या उससे पहले लोग लापता नहीं होते रहे? क्या आज लोग लापता नहीं हो रहे? तो ये जो एहतसाब का दायरा है ये कहाँ जाके रुकेगा? और दूसरी बात ये कि क्या जनरल फैज जो है ऑन हिज ओन ही काम कर रहे थे? मैं आपको याद दिलाती हूँ सेनेटर अफनान साहब के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2020 में गुजरावाला में कहा था कि जनरल फैज का भी, जनरल बाजवा का भी एहतसाब होगा। तो ये मामला कहाँ रुकेगा? आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी? देखिए, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किए हैं और अपने ओथ की के ख़िलाफ़ जाके काम किए हैं, उनकी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो शुरू हो गई है। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। ये आज से आप सोच लें कि कितना, मतलब कि हमारी मुल्क की तारीख में कब हुआ है ये, इससे पहले आप मुझे कभी नहीं हुआ, बड़ा रेयर है। कभी नहीं मुशर्रफ का सही, हमने मुशर्रफ का किया, बहुत कम कोशिश की थी आपने। और ये, हाँ जी, कोशिश बिल्कुल, लेकिन मतलब उसको सज़ा उस तरह तो नहीं मिली, लेकिन उसको हमने कोर्ट के थ्रू तो हो गया था मामला। अब बात ये है कि ये अगर एक काम अच्छा हो रहा है तो उसके अंदर उसको इंकरेज करना चाहिए। इसकी जद में किस किस को आना चाहिए? निकाले। आप क्या देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो जब देखें, जब ये सारा मामला ज़ाहिर है जो जज है उसके सामने जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगी, तो वो उस वक्त एविडेंस वगैरह सामने आएगा, तो फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अफवाज में हो, जज हो, सियासतदान हो, उन सबके खिलाफ केस होने चाहिए। But sir, does the buck stop with General Faiz or with General Bajwa? ये तो जनरल फैज बताएंगे ना जब उनके इन्वेस्टिगेशन में कि और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो उसके बाद ही ये डिटरमिन किया जा सकता है। मेरा वैसे ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि वो ज़ाहिर अपने बॉस पे ही डालेंगे और अपने पे तो नहीं कोई लेता, तो वो फिर वो देखते हैं कि मामला उसको कैसे जो है वो आगे चलाया जाता है। जहाँ तक बात है मिसिंग पर्सन की, तो देखें, इस हुकूमत ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया कि जो लोग 5 साल से ज़्यादा जिनको टाइम हो चुका है, उनको हुकूमत ने 5 मिलियन रुपीस का जो है वो एक तरह से उनको, उनकी फैमिली को ये अमाउंट दी। उनके और प्यारे वापस तो नहीं लौटेंगे। मैं तो देखें, मैं खुद मिसिंग पर्सन के मामले में बहुत डायरेक्टली अफेक्टेड रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल काम है। और मेरे वालिद से मेरे अभी ब्रदर इन लॉ को भी उठाया था, तो ये तमाम मामला जो है मैंने खुद फर्स्ट हैंड भुगते हुए हैं। तो ये
जो भी हो रहा है ये सारा कुछ जनरल फैज़ वाला मामला, इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हमारी तो कोशिश ये है कि ये इस तरह ना हो। और जो अभी हमारी मौजूद जो हुकूमत है इसने भी देखे ना रिलीफ तो दिया है, किसी ना किसी तरह तो दिया है, आगे और भी हम कोशिश कर रहे हैं। चले, मगर रिलीफ तो सही होगा सेनेटर साहब कि जब उनके लोग जो हैं वो घर वापस लौटेंगे या अदालतों में पेश किए जाएंगे। और आज सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने कहा कि एक केस लगा हुआ है इंटर्नमेंट सेंटर, यानी कि खुफिया सेंटर जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है जिनको गायब किया जाता है। उस हवाले से एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कई साल हो गए हैं, 2017-18 से वो पेंडिंग है, आज 2024 हो गया है, मगर उसको हमारी इंसाफ देने वाली अदारे जो हैं उन्होंने उसको नहीं देखा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मुदस्सर नारू का जो बेटा है उसको उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज भी हैं, उस वक्त उनसे मुलाकात की और कहा कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने बाप से मिलवाऊँगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। सियासतदान चाहते हैं कि ये जो 2 होली काउज़ हैं उनका एहतसाब हो, मामलात ऐसे ना बिगड़े, मगर फिर उनको किसने रोका हुआ है ये हम उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक यंग पार्लियामेंटेरियंस का पैनल है। शर्मिला फारूकी साहिबा, जब भी हम बात करते हैं एहतसाब की तो हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है कि जी हमारी पार्टी के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर कभी सियासतदानों ने ये नहीं कहा कि चलें आए मिल बैठते हैं और जो एहतसाब के कायदो ज़वाबित हैं, दायरा कार है, आए उसको डिटर्मिन करते हैं ताकि एहतसाब साफ़ और शफाफ हो सके। फिर मेरा जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो सका। आप तो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो आप ये बताइए कि अब जो एहतसाब का अमल हो रहा है, क्या उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, आप इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे कि जी कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को ट्राई किया जा रहा है, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा, क्या ये विक्टिमाइजेशन लगेगी जैसे मेहरबानों कह रही हैं? देखिए जी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मेरी जमात फर्मली बिलीव्स इन वन थिंग कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। हमने अपनी जमात में लोगों को देखा है सफ़र करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इनको तो फांसी लग गई ना। अब अगर 44 साल बाद उनको इंसाफ मिल भी जाता है तो लेकिन वो तो चले गए ना इस दुनिया से। प्रेशियस लाइफ, एक ऐसे पाए का लीडर, एक ऐसा सियासतदान जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, वो चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। इसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दर बदर पाकिस्तान की हर अदालत में छोटे छोटे बच्चों के साथ घुमाया गया, वो वक्त वापस नहीं आ सकता। एंड so many people, मैं अगर नाम लेना शुरू मगर आगे बढ़ते हुए पीपल्स पार्टी बहुत खामोश है। इस वक्त भी देखें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, मेरे सियासी इख्तलाफ नहीं, हम खामोश नहीं है। वनीज़े, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जो ख़वातीन इस वक्त जेल में असीर हैं सियासी बुनियादों पर, उनको छोड़ देना चाहिए। ये कहा है उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। वो सियासी ख़वातीन हमारी जमात की नहीं हैं, वो हमारी अपोजिशन की जमात की ख़वातीन है जो जमात हमसे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, सो वी बिलीव कि जी देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ फॉर एवरीवन। इसी तरीके से आप देखें कि क्योंकि हम जब सफ़र कर चुके हैं और जब दहशत गर्दी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई, तो हमें वो दर्द तकलीफ़ मालूम है कि एक प्यारे को उस तरीके से खो देने की क्या तकलीफ़ होती है। देखिए, मिसाक जमहूरियत के अंदर हमने ये कहा था और लिखा हुआ है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन होना चाहिए। क्यों हमने कहा? बिकॉज वी फील कि नैब को सियासी बुनियादों पे इस्तेमाल किया गया, फरियाल तालपुर को घसीटते हुए ले गए। ये जो आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की है ना, लेट मी टेक, तकलीफ नहीं हुई। इसी तरीके से मरियम बीबी को लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड, चूँकि ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस वक्त आपकी जमात में थे, मेहरबानो उनकी बेटी यहाँ पे बैठी हुई हैं। मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब ने ये भी बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा जो थे उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अब ये जितनी भी बातें आ रही हैं ये बड़े लीडर कर रहे हैं, छोटे लीडर नहीं कर रहे। तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के पर आपकी पार्टी जो है उसने कभी कोई बात नहीं की, अब ज़रूरत है? मेहरबानो साहिबा। ओह सॉरी आस्किंग मी। जी बिल्कुल, देखिए मैं बहुत दफ़ा कह चुकी, अगर हम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन,
I absolutely agree. पाकिस्तान को आगे बढ़ना है. We have to heal to move forward. हमें वही जिस एक विशस साइकिल में हम फंसे हुए हैं, उससे निकलने का एक ही तरीका है, और वो यही है, शफाफियत हो और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ें, जिसके अंदर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आता है. मगर व्हाट डज दैट लुक लाइक? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन सिर्फ ये नहीं है कि 3 या 4 सियासी जमातें बैठकर आपस में मुआहदा कर लें कि जब तुम्हारी बारी है हम ये नहीं करेंगे, फिर हमारी बारी होगी तो ये नहीं होगा. ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन लुक्स लाइक कि हर कोई फिर सबसे पहले तस्लीम करे कि उनका किरदार क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत में. वो 1990 या 80 से आप शुरू कर लें, IJI से शुरू कीजिए, वो सब बातें करें और आके अवाम से माफी मांगे, चाहे उसमें तहरीक इंसाफ का किरदार हो, मगर उससे पहले पीपल्स पार्टी, नून लीग. आज भी 2018 के बाद हमारी सियासत तो खत्म नहीं हुई ना. हमने 2024 में भी इलेक्शंस देखे जहां पे अगर ओथ्स की बात होती है तो ओथ के खिलाफ तो आरओज और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किरदार अदा किया है. ये जो मेरे चूंकि बिल्कुल चंद सेकंड रह गए हैं, मैं चाहूंगी कि कंक्लूडिंग रिमार्क सेनेटर अफनान दे दे, चूंकि द बॉल इज इन योर कोर्ट. ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए क्या PMLN फिर से तैयार होगी या आपने बात ही नहीं करनी PMLN से, PTI से? देखिए, हमने ये वाली बात बहुत दफ़ा की है कि जब पिछली दफ़ा हुकूमत थी तब ये वाली बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी. उससे पहले जब हम अपोजिशन में थे तब ये वाली बात की, चार्टर डेमोक्रेसी की, चार्टर इकॉनमी की. मगर कभी भी जो है वो संजीदा आगे से जवाब नहीं दिया गया, बल्कि हमेशा आगे से मजाक उड़ाया गया. फिर दरवाजे बंद है बिलखुसूस PTI की तरफ से. तो नहीं, देखिए ये अब ज़ाहिर है, अब मामलात अब देखते हैं कैसे इवॉल्व होते हैं. ये अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले लेने पड़ेंगे PTI को, जिसके तहत उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके. क्योंकि ये ज़रा यू टर्न बार बार ले लेते हैं, अब यू टर्न बार बार लेने की वजह से ट्रस्ट का बड़ा इशू है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनान साहब, आपने ज्वाइन किया. शर्मिला साहिबा, आपका भी मेहरबान हो, आपका भी. तो नाजरीन, ट्रस्ट का इशू सियासतदानों के अंदर है, और जब तक ये ट्रस्ट का इशू रहेगा तब तक मामला जो है वो सही सिमत में सियासतदान जो है वो नहीं डाल सकेंगे, कम अज़ कम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे इस हवाले से. मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.